नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर। एसआईआर सबसे बड़ा इश्यू है, इसलिए कई सारे मुद्दों को जो आम आदमी के मुद्दे हैं, जो हमारे आपके मुद्दे हैं, और जो सरकार अलग-अलग फैसले ले रही है, जो फैसले लिए हैं उसके रिpercussion है, वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं। ढेर सारे मुद्दे हैं और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये एसआईआर, चूंकि ये वोट देने से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वोट जो है हमारे लोकतंत्र का आधार है। देखिए बड़ा अच्छा एक मुझे पंक्ति मिली अब्राहम लिंकन की। आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन अमेरिकन राष्ट्रपति थे और बड़ी चर्चित व्यक्ति थे। दुनिया में उनका नाम है महापुरुषों में। उन्होंने कहा था कि मतपत्र गोली से अधिक शक्तिशाली होता है। मतपत्र की पवित्रता की रक्षा कर आप हमारे गणराज्य की आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। हम भारत के लोग जो सबसे बड़े लोकतंत्र होने की बात करते हैं भी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश भारतवर्ष है। अमेरिका का इतिहास जो है, जो राजनीतिक इतिहास है, वो तो खासकर लोकतंत्र का वो पुराना है। भले हम कहें कि हम वैशाली की लिच्छवी का जो लिच्छवी गणराज्य था वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र था, लेकिन जो कागज के पन्नों पे लिखा हुआ है, जो दुनिया जिसको मान रही है, उसमें अमेरिका का बड़ा आगे नाम आता है। और अमेरिका कई देश, दुनिया के कई देशों में जो है लोकतंत्र की बहाली के लिए काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। हाल फिलहाल कुछ बीच बीच में घटनाएं घटती है वो दूसरी बात है, लेकिन और भारतीय लोकतंत्र वो लोकतंत्र है जिसने दुनिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नया रास्ता दिया। और उस लोकतंत्र के स्थापना में जो हमारा संविधान है उसकी बड़ी भूमिका है। लोकतंत्र का जो है धर्म ग्रंथ में बार बार बोलते हुए रुक इसलिए जाता हूँ कि धर्म ग्रंथ का मतलब वो पोथी रख ली जाती है जिसको लाल कपड़े में बांध करके रखा जाए कहीं तक, और उसको एकदम लकीर का फकीर मान लिया जाए। वो लिखा हुआ है, वो जो है अकाट्य है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता है, समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होता हो सकता है। धर्म ग्रंथों के साथ यही बात है, और उसलिए मैं जरा अटक जाता हूँ कई बार। लेकिन ये जो संविधान हमारा बना हुआ है, जो बाबा साहब ने जिसको ड्राफ्ट किया था और हमारे देश के महान नेताओं ने जिसको ओके किया और वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, वो हमारे लोकतंत्र की नींव है, हमारे लोकतंत्र की छत है। हम कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या करेंगे, किसके लिए करना है, वो तमाम बातें जो मानव सभ्यताओं को आगे ले जाती है, वो बातें उसमें दर्ज है। उसमें हमारी संस्कृति भी है, उसमें हमारी विरासत भी है, और हमारा उसमें वर्तमान भी है, और उसमें हमारा भविष्य भी। संविधान को भले हमने बहुत देर से पहचाना, हमने मतलब जब हम बोलते हैं तो आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी संविधान को हालांकि अभी बहुत सही सही नहीं जानता है, इसलिए उसे वोट की कीमत नहीं पता है। और वोट की कीमत नहीं पता है इसलिए शायद ये जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर के आम आदमी में बेचैनी तो है, लेकिन आम आदमी सड़कों पर नहीं है। कल हम जब बात कर रहे थे तो कई लोग, हमारे साथियों ने कहा कि आम आदमी को जब तक आप पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसको विलित नहीं करेंगे, उसको विश्वास नहीं दिलाएंगे, उसको साथ लेकर के नहीं चलेंगे, उसको अपने साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक आम आदमी बेबस है। आम आदमी का इंजन है पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा नेता जो समझता है वोट को। राहुल गांधी को उस तौर पे लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के संसद से सड़क तक उनके नेतृत्व में पूरा विपक्ष शामिल हुआ है। 300 सांसद पिछले दिनों चुनाव आयोग से मिलने के लिए जा रहा था और नहीं मिलने दिया, नहीं मिले लोग, चुनाव आयोग के लोग। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कई सुनवाई हुई है, कल भी सुनवाई होगी, हुई थी, आज भी होगी। क्या निकल के आएगा वो सब दिख रहा है, उसका संकेत मिल चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि ये जो वोटर लिस्ट अपडेट चल रहा है या कहीं एसआईआर चल रहा है वो सही है, जब उसको जस्टिफाई कर दिया तो अब बचता क्या है। एसआईआर सही है, लेकिन एसआईआर जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिस जल्दबाजी में किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस मकसद के लिए किया जा रहा है, जिस ध्येय के साथ किया जा रहा है,
उसको समझने की जरूरत है। एसआईआर आवश्यक है, अगर हालांकि मैं मानता हूं कि एसआईआर की आवश्यकता क्यों है। क्या देश किसी बड़े उथल पुथल से गुजर कर आ चुका है? क्या सीमाओं को हमने खत्म कर दिया था कि दुनिया भर के नागरिक हमारे देश में घुस गए और वो वोटर लिस्ट में शामिल हो गए? ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? रिवीजन जो है, वोटर लिस्ट में रिवीजन जो है वो नैसर्गिक है, वो निरंतर प्रक्रिया है। चूंकि जो हमने तय कर रखा है कि 18 साल या 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है, इस देश का नागरिक है, वो वोटर लिस्ट में शामिल होगा। चुनाव आयोग खुद उसको शामिल करेगा। बीएलओ घर जाते हैं और वो चिन्हित करते हैं कि भैया आप जो है, आपके घर में जो बच्चा है वो 18 साल से ऊपर का हो गया तो नाम शामिल कर। आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, ऑनलाइन सब कुछ हो सकता है। जो 18 साल या उससे ऊपर हो गया वो ऑनलाइन वो कर सकता है, अपडेट कर सकता है अपना डिटेल कि भैया मैं वोटर लिस्ट में आने के योग्य हो चुका हूँ। उसके लिए जो जन्म प्रमाण पत्र है वो लगा दिया और डिटेल जो दे दिया, पता वगैरह का, और हो गया। ये प्रक्रिया अब सतत एक प्रक्रिया है, रोज ये प्रक्रिया, रोज 18 साल पूरे होते हैं ढेर सारे बच्चों के देश में। मृत्यु भी वैसे ही रोज होती है, रोज मरते हैं लोग। तो उसको भी अपडेट करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है कि जिसके घर में मृत्यु हो वो उसमें लगा दे कि हाँ हमारे फलाना रिश्तेदार, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे ये, हमारे वो, जो भी है उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाए। जहां ऑनलाइन नहीं हो सकता वहां हर पंचायत में व्यवस्था की जा सकती है कि पंचायत में जो मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर है वो उसके उसमें भागीदार रहे और वो ये करवाए। बहुत मुश्किल काम नहीं। आज जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, बेहद आसान काम है। हम कल भी एक चैनल पे बोल रहे थे कि बैंकिंग सिस्टम जो है एक बड़ा उदाहरण है, पूरा डिजिटल हो चुका है। हम यहाँ से पैसा अमेरिका, अमेरिका से पैसा हिंदुस्तान मंगा लेते हैं। हम जिसको चाहे जब चाहे ट्रांसफर कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और दिक्कत आती है तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया जाता है। कई बार होता है कि हम डिजिटल पेमेंट करते हैं और पैसा वहाँ नहीं पहुँचता है, फिर हम बैंक जाते हैं, मेल लिखते हैं और फिर वो पैसा आपके अकाउंट में लौट आता है। तो बैंकिंग सिस्टम की तरह जो है ये वोटर लिस्ट का सिस्टम क्यों नहीं अपडेट किया जा सकता? ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आज मैं विस्तार से इसलिए रखना चाहता हूं कि आज फाइनली फैसला आ जाएगा, तो समझ लेना बहुत जरूरी है। और ये वोटर लिस्ट, ये बेस है हमारे लोकतंत्र का। और इसीलिए ये जो संविधान बना था, इस संविधान में चुनाव आयोग की महती भूमिका तय की गई थी। बहुत मजबूत और ऐसी भूमिका है जो शुद्ध भूमिका जिसको कर सकते हैं, निष्पक्ष निरपेक्ष भूमिका है। और भूमिका क्या है? चुनाव आयोग की भूमिका है कि वो इस बात का निर्धारण करे, जो एक पहला आता है वोटर लिस्ट अपडेट करने का, कि ऐसा वोटर लिस्ट बनाएगा जिसमें सही सारे वोटर होंगे। जिनकी मृत्यु हो गई है वो बाहर कर दिए जाएंगे और जो नए जुड़े हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। जो पता बदलते हैं, जिसका बदल गया कि मैं अब यहाँ नहीं रह रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ, उसका वोट स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये बड़ा सिंपल सी प्रक्रिया है, सिंपल सा काम। उसके बाद ये है कि फ्री एंड फेयर वोट हो, वोटिंग हो, चुनाव हो। चुनाव की प्रक्रिया है, अधिसूचना जारी होती है, नॉमिनेशन फाइल करने की डेट है, नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया है, उसके बाद नाम वापस लेने की प्रक्रिया है, कौन सा नॉमिनेशन सही आया गलत आया उसकी फिर छटनी करके फिर फाइनल नॉमिनेशन का जो पूरा लिस्ट है वो प्रकाशित किया जाता है कि ये उम्मीदवार है इस फलाना विधानसभा क्षेत्र में या फलाना लोकसभा क्षेत्र। और उसके बाद वोटिंग होती है। पूरा प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग के हवाले होता है। और वोटिंग ईमानदार सही तरीके से वोटिंग कि जिसने जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को वोट देना चाहता है उसी को वो वोट दे, न कोई धमकाए, न कोई लालच दे। आचार संहिता इसके लिए बनाई गई, न कोई ऐसा भाषण दे उकसावे वाला जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो। आजकल देखते रहते हैं हिंदू मुसलमान खूब चल रहा है, वोटों का ध्रुवीकरण खूब चल रहा है, तो रोकना चुनाव आयोग का काम है। अब नहीं रोक पा रहा है वो अलग कथा है, उस पर अभी हम विस्तार से नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद होता है कि जब वोटिंग हो गई तो मतपत्र जो है वो कैसे सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के पास है।
अब तो वोटर सिक्योरिटी फोर्स के लोग लगाए जाते हैं उसके लिए। फिर है कि उसको मतों की गणना होगी पूरी सुरक्षा में, और मतों की गणना के बाद जो विजेता होगा उसका उसकी घोषणा करेगा, उससे सर्टिफिकेट करेगा देगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की यहाँ तक भूमिका है। उसके बाद फिर जो है सरकार का गठन होगा और सरकार फिर फंक्शनरी होगी, फंक्शन करने लगे। ये प्रक्रिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है चुनाव आयोग की। और चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो नागरिकों के पक्ष की भूमिका है। नागरिकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है कि नागरिक कोई छूटे नहीं, नागरिक कोई जहां वोट देना चाहते हैं वहां दे। लेकिन ये जो एसआईआर हो रहा है, ये एसआईआर में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो 65 लाख वोट काट दिए गए ये कह करके कि ये वहां जिनके घर पे गए वो उपलब्ध नहीं हुए, मृत हैं, वगैरह वगैरह, कई तरीके से उनको काटा गया। इस एसआईआर का जो ध्येय रखा गया था वो कहा गया शुरुआत में कि ढेर सारे बांग्लादेशी म्यांमार के घुसपैठिए वोटर लिस्ट में शामिल हो गए और ये जरूरी है कि उनको बाहर निकाला जाए। अब इसके दो पक्ष हैं। ये इतने घुसपैठिए घुस आए हैं, ये रिपोर्ट किसने दी? कैसे पता चला कि घुसपैठिए घुस आए? घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास है, जिसके मंत्री हैं अमित शाह जी। दूसरा टर्म है उनका। इसके पहले राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे। ये 11 साल से गृह मंत्री बीजेपी के हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, सबसे देशभक्त व्यक्ति हैं, सबसे देशभक्त पार्टी के व्यक्ति हैं। ये ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। महान पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके पीछे आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सारी नैतिकताओं, सारी योग्यताओं, सारे गुणों से भरपूर, लेश मात्र भी जो अवगुण नहीं है इस आरएसएस में। सब स्वर्ग से उतर करके सीधा आए हैं भारत भूमि को पवित्र बनाने के लिए। वो जो आप दिखते हैं कुछ की, अब जैसे कल फतेहपुर में देखा गया कि बीजेपी का एक जिलाध्यक्ष जो है वो एसपी को धमका रहा है कि ये तुम गोली नहीं चला सकते हो, ये मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं। तो ये पवित्रता है उनकी, देश के प्रति उनकी पवित्रता है, लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा है। ये भी अलग विषय है, इस पर हम बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन जो बांग्लादेश के लोगों को ढूंढा जा रहा है वो किसके कहने पर ढूंढा जा रहा है, अब तक चुनाव आयोग ने ये साबित नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये साबित नहीं हुआ है। ये भी नहीं हुआ है कि कितने घुसपैठिए आए, चिन्हित कर दिए गए। चिन्हित करने का क्या पैमाना है? इन्होंने कहा कि जो 2003 तक जो मतदाता सूची में हैं जिनका नाम, उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, उनके बच्चों को केवल जन्म प्रमाण पत्र देना है। लेकिन जिनका 2003 तक में नहीं है उनको अपने पूर्वज का डिटेल देना है, उनको डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट क्या है हमारे देश में? जैसा कि खूब चर्चा है कि हमारे देश में जो खास करके बिहार की अगर बात करें तो 14% लोग जो हैं वो 10th पास है, लगभग 14%। और जो 2-2.5% के आसपास जो है पासपोर्ट है उनके पास। उसके अलावा जो है 2% के आसपास जो है वो जन्म प्रमाण पत्र है उनके पास। कुल मिला दीजिए तो 18-20% लोगों के पास वो चीजें हैं, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह मिलाकर के। आज ही मैं देख रहा था कि आज बिहार में ये अधिसूचना जारी हुई है और कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है वो प्रक्रिया आसान कर दी गई है, और पंचायत के मुखिया सरपंच जो है इसमें भागीदार होंगे और करेंगे। तो ये जो प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाना है किसी को कि ये वोटर लिस्ट में आए या ना आए, और उसमें घूम फिर करके फिर आ जाता है नागरिकता का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। नागरिकता का प्रमाण पत्र इस देश में क्या है? किस प्रमाण पत्र को माना जाए कि ये नागरिकता प्रमाण पत्र है? जन्म प्रमाण पत्र को माना जाए, मतदाता प्रमाण पत्र को माना जाए, आईटी कार्ड को माना जाए, राशन कार्ड को माना जाए, किस कार्ड को माना जाए? तो उसमें इंडिकेटिव प्रतीकात्मक जो है वो सूची जारी की गई कि ये प्रतीकात्मक है, इसमें से कोई आपके पास हो, जमीन के कागज हो, घर के कागज हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, SC ST
इसका जो है कोई प्रमाण पत्र आपके पास हो वो दीजिए, वो सब दीजिए। लेकिन इसके आधार पर जो बनेगा मतदाता पत्र, वो भी नागरिकता प्रमाण नहीं। ऐसा नहीं है कि ये सब देने के बाद जो नागरिकता जो मतदाता सूची बन रही है उसको नागरिकता प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा। ये जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इसके बाद जो हासिल होगा प्रमाण पत्र या जो मतदाता पत्र, वो नागरिकता प्रमाण पत्र हो जाएगा, ये इसकी भी गारंटी नहीं। तो ये पूरी की पूरी कवायद किस लिए की जा रही है? पूरे बिहार के लोगों को, पूरे बिहार के प्रशासन को पिछले 2 महीने से इसमें लगाया हुआ है, अभी और लगे रहेंगे। बाकी सब काम ठप, बच्चों की पढ़ाई ठप, जो और दूसरे कामकाज होते हैं ब्लॉक में वो ठप। एकमात्र काम है कि आप जो है वोटर लिस्ट अपडेट कीजिए। अपडेट करना और नया वोटर लिस्ट बनाना, ये नया वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है और इसमें ढेर सारी गड़बड़ियां आई हैं एसआईआर। मैं एक पहले वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद जो है हम इस पर और चर्चा करेंगे। ये देखिए, योगेंद्र यादव ने बड़े अच्छे तरीके से बिंदुवार कुछ चीजों को रखा। उसमें जज साहब ने, बागची साहब ने तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि हम जो है आपकी दलील से सहमत हो न हो, लेकिन आपने अपनी बात को बड़ी ही बढ़िया तरीके से रखा, शानदार तरीके से रखा। एक बार जरा वीडियो सुनिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। Once you are on the draft electoral rolls, don't worry, you have all the rights. You will get notice, you will be heard, and if you are not satisfied, you have first appeal, you have second appeal. My question, my lord, is where is my first appeal? Bihar Assembly has to be constituted on 22nd of November. And electoral rolls are frozen 1 week before the first day of nomination. Now, if we follow last time's pattern, then on 30th of September, the electoral rolls will be frozen. And on 25th of September, Election Commission will tell me that my name has been deleted. Please appreciate this point, my lord. I want to be a candidate in Bihar. I want to contest election. On 25th of September, Election Commission says your name was on the draft list, but your name has been removed now. What would I do? I would file an appeal. By the time I file my appeal, electoral rolls are frozen. Thank you very much. 5 years later, we'll see you. This is the best way, inadvertently, consciously, to throw any competitor out of election. ये जो कह रहे थे योगेंद्र यादव, कोई अगर उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसका नाम ही अगर निकाल दिया गया है तो कैसे लड़ेगा? अपील करेगा, उसके बाद 5 साल के बाद, तो 5 साल तो गया। तो इस एक तरह से जो है केवल वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा है, बल्कि अगर चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, होना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसको भी वंचित किया जा सकता है। ये जिस तरह से बनाया जाता है, तो अलग अलग दलीलें दी गई और भी वकील सब ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जो लाइन आई कि वो इसको रोका नहीं जा सकता और अपना काम सही कर रहा है। पिछली बार चर्चा हुई थी कि अगर 15 सबूत भी ले आएंगे, 15 लोगों के नाम आ जाएंगे कि गलत है, तो इस पर काम करेंगे, इसको रोक देंगे। मौखिक था, लेकिन इस बार 12 लोगों को पेश किया गया कि ये 2 लोग तो लेकर के आ गए, योगेंद्र यादव, कि हाँ ये देखिए इनका नाम मृत में है लेकिन ये जीवित है। जो चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये फिल्मी ड्रामा करने का मंच नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, या कहिए कि जो उनसे प्रभावित है, उनको हर चीज ड्रामा दिखाई पड़ता है, जीवन उसमें नहीं दिखता है, नाटक दिखता है। इसलिए मोदी जी देखिए सबसे बड़े नाटकबाज के तौर पे, अगर जब से नरेंद्र मोदी आए हैं राष्ट्रीय राजनीति में, सिनेमा का धंधा खराब हो गया है, टेलीविजन की टीआरपी गिर गई है, क्योंकि सबसे बड़े नाटकीय व्यक्ति के तौर पे जो है नरेंद्र मोदी प्रकट हुए। ऐसा किरदार जो है सिनेमा में भी रचा नहीं गया अब तक। अलग अलग फिल्मों का नाम लेते हैं लोग, लेकिन कई फिल्मों के किरदारों को मिक्स कीजिएगा तो नरेंद्र मोदी बनते हैं। उनकी डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी है, या पता नहीं कौन सी डिग्री उनके पास। उनके तमाम चीजों पे सवाल है, लेकिन देश के नागरिक जिनके पास, बहुत नागरिक देश में ऐसे हैं जिनके पास एक कमरे का घर नहीं है। बहुत सारे नागरिक हैं जो अपना पेट भरने भर भी नहीं कमा पाते हैं, लेकिन उन सब के पास वोट देने का अधिकार है। और ये अधिकार कोई आरएसएस ने गिफ्ट नहीं किया है, किसी धर्म ने गिफ्ट नहीं किया है, न इस्लाम ने गिफ्ट किया है, न हिंदुइज्म ने गिफ्ट किया है। ये लोग भारतीय लोकतंत्र के जो
अधिष्ठाता थे, या कहिए कि जो स्थापित करने वाले लोग थे, उन लोगों ने गिफ्ट किया इस देश के नागरिकों को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेजों से देश को आजाद कराया, और केवल अंग्रेजों से नहीं आजाद कराया, बल्कि उनकी मंशा थी कि उनका लक्ष्य था, उनका ध्येय था कि जो मानसिक गुलामी है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, उन गुलामी से भी मुक्त कराया जाए। और उससे मुक्त कराने का एकमात्र जरिया था कि लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट भरा जाए, लोगों को शिक्षा की तरफ लेके जाया जाए, ऐसी शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा, जो हमें चांद पर पहुंचाए, जो हमें मनुष्य को समझने में दृष्टि दे। लेकिन पिछले लंबे समय से हम क्या देख रहे हैं, सरकारें लगी हुई है कांवड़ यात्री कैसे सुरक्षित रहें, कैसे वो कांवड़ यात्रा ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग लेकर के आए, करें, धर्म पे सब धर्म परायण हो जाए, इस काम में लगी हुई है हमारी सरकारें, लगी हुई है। लेकिन शिक्षा की हालत, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत भगवान भरोसे करती जा रही है। जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और जो संविधान बना था, उसमें यह था कि हम भारत के लोग, हम सब लोग मिलकर के, जैसे ही देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, हम सब नागरिक बन गए थे। कोई कागज नहीं दिया गया था, बाय डिफॉल्ट हम नागरिक हो गए थे। आरएसएस ने तब ये सवाल नहीं खड़ा किया था कि हर किसी को नागरिक प्रमाण पत्र दीजिए, नागरिक प्रमाण पत्र देंगे, इससे हमें पता चलेगा कौन नागरिक है या नहीं, इसके लिए एक सिस्टम बिठाया जाए। आज भी कुछ नहीं, लेकिन नागरिकता के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो कीचड़ खड़ा कर रहा है आरएसएस, जो किया है कीचड़ खड़ा, वो इतना बड़ा हो गया है कि वो न धर्म देख रहा है, न जाति देख रहा है। जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको भीड़ बनाना चाहता है। ये जो एसआईआर है और जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, वो वही है। धीरे धीरे जो हमें बाय डिफॉल्ट नागरिकता का अधिकार मिला है, उसे कैसे छीन लिया जाए, इसमें सरकार लगी हुई है। और केवल सरकार नहीं लगी हुई, सरकार के सहयोगी जितने सिस्टम बनाए हमने, वो सब लगे हुए। हमने न्यायपालिका बनाई कि जो है संविधान की रक्षा करेगी, कस्टोडियन है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नागरिकों के संरक्षक हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा कि न्यायपालिका जो है नागरिकों के संरक्षक है। अगर नागरिकों के संरक्षक होते तो एसआईआर पे सवाल करते कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। उसमें यह भी कहा कि जो और कुछ बातें कही है योगेंद्र यादव ने, उसको कुछ चीजों को और समझने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से बाहर रखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। 65 लाख मतदाताओं के नाम काटकर उन्हें बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित किया जा चुका है, और ये बहिष्कार एसआईआर के कार्यान्वयन की नाकामी नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया की मूल संरचना की नाकामी है। एक ही झटके में बिहार में मतदान के लिए योग्य वयस्कों का प्रतिशत घटकर 88% रह गया। निकालना उनको था जो मर गए हैं, जो मृत हैं उनको निकालना था, लेकिन मृतक के अलावा भी लोगों को निकाल रहे हैं उनकी मर्जी के खिलाफ, बिना उनकी परमिशन के। समझिए मैं मुंबई में रह रहा हूँ, तो क्या मैंने आवेदन दिया है? क्या आवेदन देने की प्रक्रिया जो है वो आम आदमी की पहुंच में है? क्या आम आदमी जब चाहे ये कर सकता है कि भैया अब मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, वोटर लिस्ट मेरा यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए? फिर अस्थाई निवास और जो है पत्राचार निवास की जो परंपरा है, जो प्रथा है, वो क्यों है? कई सारे सवाल है, लेकिन सरकार और सरकार की व्यवस्था सवालों से घबराती है, इसलिए संसद में भी बहस नहीं चाहती है। एसआईआर पे संसद में बहस नहीं हो पा रही। राहुल गांधी लगातार और विपक्ष के नेता तमाम इस बात पे सवाल उठा रहे हैं। तो अब रास्ता क्या है? ये जो मतदाता सूची बन रही है, कुछ और तथ्य देखिए रख रहे हैं ये योगेंद्र यादव। ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में हटाई गई महिला मतदाताओं की संख्या सूची से हटाए गए पुरुष मतदाताओं की संख्या से ज्यादा है। यहाँ भी देखिए कि अगर लोग जो है पलायन कर रहे हैं, स्टेट छोड़ करके जा रहे हैं, तो पुरुष ज्यादा होंगे, क्योंकि ज्यादातर पुरुष निकलते हैं अपने घर से, सब पूरे खानदान को लेकर के बिहार से नहीं निकल गए।
ढेर सारे इसलिए देखते होंगे कि छठ में कोई और अवसर पे बिहार जाते जाते रहते, वहां के जो ट्रेनों उसमें भारी भीड़ रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनके परिवार के लोग वहीं रहते हैं। धराली में अभी जो बादल फटा और उसमें ढेर सारे बिहार के मजदूर जो है दब करके मर गए। सरकार ने अभी सूची जारी नहीं की, चूंकि तलाश चल रही है, लापता लोगों को ढूंढा जा रहा है। लापता लोगों को कैसे ढूंढेंगे? उनका पता भी नहीं है कि कितने लोग आए थे। कोई कहीं लिखा तो है नहीं कि बिहार से देखिए 200 लोगों का जत्था जा रहा है और ये फलाना गांव मेरे फलाना शहर में रह रहा है। ऐसी कोई प्रक्रिया भारत सरकार के पास नहीं है। ये निकला है कहां से और पहुंचेगा कहाँ? चलिए उस पर बात नहीं करेंगे अभी। उन्होंने बताया कि हाँ 88%। उसके बाद ये कह रहे हैं कि दो ऐसे लोगों को कोर्ट में पेश किया जो मृत बता दिया गया था, उनको पेश किया कि ये जीवित है। और उसमें साफ कहा कि जो है ये तो ठीक कर लिया जाएगा। ठीक कर लिया जाएगा, ये एक ऐसा है जो डिफेंड करता है, आपकी तमाम लापरवाही को डिफेंड कर देता है। ठीक कर लिया जाएगा, आप गलती है जो बताइए। कल मैं बता रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा राहुल गांधी को कि राहुल गांधी में अगर दम है तो जिनके नाम छूट गए हैं जाकर के उनको शामिल करवाएं। तो सबके नाम हटा देते। बोला कोई किसी किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनको अपना नाम डलवाना है आइए, ऐसा कर देते। फिर ये बीएलओ दौड़ के जा रहे हैं उनके घर पे, ढेर सारे बीएलओ सस्पेंड हो रहे हैं। बीएलओ को बीएलओ जो है उनको, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो भी अंडरलाइन कर रहे हैं कि इनकी गड़बड़ी हो रही है, ये गड़बड़ कर रहे हैं। सोसाइटी में भी वो विलन बन रहा है बीएलओ। ये क्यों? कह देते कि भाई नया वोटर लिस्ट बन रहा है, 3 साल के बाद चुनाव होगा, जिनको जिनको अपना नाम दर्ज कराना है बिहार का ये सब दीजिए, अब दर्ज करेगा, पुराना सारा खत्म हो गया है, अब वो नहीं है कुछ, ये कह देते। तो गटमड है, कुछ सही नहीं। कभी ये कभी वो, कागज पे कुछ, इम्प्लीमेंटेशन कुछ। और जो एक कल बार बार मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, ये इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि आप सबने देखा है उसको, आज तक वाले ने दिखाया है। क्योंकि आजकल तो जमाना है, इतना गॉसिप चल रहा है कि पूछिए मत। आंखों देखी को भी झूठला दिया जाता है। कह देते हैं मंत्री नेता कि नहीं हमारे वीडियो को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। अरे वीडियो को गलत तरीके से एडिट करके दिखाया जाएगा तब ना, आपका हूबहू जो बोला है वो दिखा रहा है तो गलत कैसे? जिसमें कि कैसे उसका नाम काट दिया गया पासवान परिवार का, और वो अपना नाम डलवाने के लिए कैसे दौड़ रहे थे, कैसे बीएलओ को फोन कर रहे हैं, बीएलओ नहीं मिल रहा है, 4 दिन से कुछ पीछे लगे हुए थे। और ये पूरे बिहार की स्थिति। लेकिन वहां प्रसारित क्या किया गया है कि ये बेसिकली बांग्लादेशी मुसलमानों को रोकने के लिए किया जा रहा है। देखिए अमित शाह वहां गए तो क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो भारत का रहने वाला है वही वोट देगा। क्या बांग्लादेशियों को वोट देने दिया जाए? कौन कह रहा है बांग्लादेशियों को वोट देने दीजिए? बांग्लादेश से अगर कोई घुस आया है और वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है तो ये विफलता अमित शाह जी आपकी है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आप संभाल नहीं पा रहे हैं। 6-7 साल आपको हो गए गृह मंत्री के तौर पे, और 6-7 साल में अगर कुछ इलाके को, जो सीमांचल के इलाके हैं उनको भी चिन्हित नहीं कर पाए। कौन सा वो गेट है जिससे घुस आते हैं? क्या बारिश के साथ वो टपक आते हैं कि मेघ उनको उठा करके लाता है और बिहार में गिरा देता है? क्या बाढ़ के सहारे नदी में, नदी के थ्रू आ जाते हैं वो, या सीमा लांग करके आते हैं? कैसे आते हैं? ये भी तो चिन्हित कीजिए, और आते हैं तो उस पर पहरा लगाइए। सबसे पहला काम यही करते हैं आप इतना देशभक्त हैं आप लोग कि इससे पहले तो देश था नहीं। आरएसएस आया तो देशभक्ति आई, नरेंद्र मोदी जी आए तो देश सुरक्षित हुआ। इतनी योग्यता आपके पास है तो अब तो क्लियर कर देते कि भाई देखिए आज के बाद कोई इस देश में नहीं घुसेगा, इसकी हम गारंटी लेते। जब तक कम से कम हमारा शासन है, एक व्यक्ति देश में नहीं आएगा दूसरे बिना इजाजत के, इतनी हमने सुरक्षा लगा दी है। मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी तो वो था, क्योंकि भारत देशी माता है, भारत माता आप कहते हैं, देवी की तरह उनको स्थापित किया हुआ आपने। तो राम जी का मंदिर और सीता जी का मंदिर और कृष्ण जी का मंदिर क्यों बना रहे हो भाई? तुम्हारे मंदिर के मोहताज है क्या? तुमको बनाना था तो भारत माता जो तुमने क्रिएट किया है, ये आरएसएस ने भारत माँ की मूर्ति, भारत माता की मूर्ति क्रिएट की है, इस तरह की विचारधारा के लोग। नहीं तो नेहरू ने तो भारत माता की कोई और तस्वीर थी। तो ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, ये सत्ता के को साधने के अलावा कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। और धीरे धीरे ये कोशिश है कि किस तरह से आम आदमी को
इस पूरी प्रक्रिया से बाहर बना कर दिया जाए, उसको कुछ किलो अनाज, कुछ 100 रुपए तक समेट के रखा जाए कि ये लो कुछ रुपए पकड़ो पर प्रति मंथ, ये लो कुछ अनाज, ये लो एक कार्ड, इलाज कराने जाना, और कुछ बोलना मत, चुप रहो। भारत माता की जय हम बोलेंगे, तुम भी दोहराना भारत माता की जय। हम बोलेंगे पाकिस्तान से हमको खतरा है, तुम भी बोलना पाकिस्तान से खतरा है। हम बोलेंगे कोई बीमारी आ जाएगी कि थाली बजाओ, थाली बजाने लगना। हम बोले कि जो है अब ताली बजाओ तो ताली बजाने लगना। बस तुम्हारा यही काम है, तुमको कोई चिंता नहीं करनी। पाकिस्तान हमला कर रहा है कि जापान हमला कर रहा है कि अर्थव्यवस्था का कर, हमारा टीवी जो बोल देगा वो सुन लेना और ताली बजाना और निश्चिंत हो जाना, क्योंकि हम सबकी सुरक्षा का ख्याल करेंगे, सबका पेट हम पालेंगे। क्या ये पॉसिबल? ढेर सारे सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।